तो मुझे लगता है हेल्दी मास्टरबेशन की डेफिनेशन नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे आपका कैलेंडर होना चाहिए कि एटलीस्ट वंस अ वीक, और मैं बीच में नहीं करूंगा। सेकंड है, इट शुड नेवर बी अनस्टिमुलेटेड मास्टरबेशन। जैसे कई बार क्या होता है ना, थोड़ा इरेक्शन आया बस क्योंकि बस स्ट्रेस रिलीफ करना, तो आपने थोड़े इरेक्शन में हिला के डिस्चार्ज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। करना है मास्टरबेशन तो फुल स्टिमुलेशन होना चाहिए। तो साइज इंक्रीज जो है ना, पेनिस साइज हर किसी को बड़ा चाहिए, बड़ा लिंग, बड़े बूब्स, ठीक है। तो लड़कियां ब्रेस्ट इंप्लांट करा रही होगी, वो इजी काम है, पर लड़कियों को भी ऑयल मिलते हैं ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के, ऑयल से बढ़ता नहीं ब्रेस्ट। सिमिलरली किसी भी ऑयल, तेल, मल्लम लगाने से पेनिस का साइज नहीं बढ़ने वाला। कुछ सिचुएशंस है जहां पर साइज बढ़ सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड स्पेशली उन लड़कों के लिए है जिनको सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेरीज रहती हैं, कुछ इश्यूज रहते हैं, पर समझ नहीं आता यार इसके बारे में कहाँ से पता करें या किससे बात करें। तो आपके भाई आज आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जिसके बाद आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसके बारे में खुल के अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकता, तो ये एपिसोड देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आज हमारे साथ हैं इंडिया के बहुत ही फेमस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता सर। आज हम बात करेंगे खुल के, बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके, मेंस सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, सेक्स के बारे में, लड़कों के हाइजीन के बारे में, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं सर, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सर, आपने बहुत बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे कि साथ में बैठे। नहीं, बट आई वेंट थ्रू योर कंटेंट, आपका कंटेंट देखा, मुझे लगा कि आप इस टॉपिक को जस्टिस कर पाओगे। बिकॉज मेरे को बहुत इनवाइट आता है पॉडकास्ट के, बट आई फील कि उन्हें सिर्फ मस्ती चाहिए। तो बट आई सॉ योर कंटेंट, आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग भी है और मस्ती भी है सर। मस्ती भी है, पर आपका इंटेंशन है कि एजुकेट भी हो जाए ऑडियंस, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर वैसे इतने ज़्यादा साल हो गए आपको इस फील्ड में, और अब भी आप इस फील्ड में हो और पेशेंट्स को देख रहे हो, तो क्या चेंज दिख रहा है आपको लोगों में कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या पहले अलग थी और अब अलग है या सेम है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रही है। जब से आप देखिए कि कामसूत्रा लिखी गई 5-4 हज़ार साल पहले, तो उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पिनाइल इम्प्लांट है, जैसे आजकल हम लोग सर्जरी करते हैं, आपको पता नहीं होगा कामसूत्रा में मेंशन्ड है। उस टाइम क्या करते थे, गाय का सींग होता है ना, उसका हॉर्न बनाते थे और वो पेनिस पे बांध देते थे, जिस आदमी को इरेक्शन नहीं हो रहा उसको सेक्स करने के लिए। तो ये इवन जो चरक है, हमारे सर्जन है, उन्होंने भी यूरिन प्रॉब्लम्स का, पेनाइल प्रॉब्लम्स का सर्जरी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये फील्ड आज की नहीं है, ये फील्ड हज़ारों साल से है, क्योंकि आदमियों को ये प्रॉब्लम हज़ारों साल से है। तो प्रॉब्लम्स चेंज नहीं हुई है, प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है, पर आज बिकॉज ऑफ दिस IT रेवोल्यूशन लोगों को पता है कि एक प्रॉब्लम है मुझे और उसका सही इलाज कैसे कराए। तो वो लोग आजकल प्रॉपर डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं, वो लोग प्रॉपर इलाज ढूंढ रहे हैं। पहले की तरह नहीं है कि गुप्त रोग है और चूरन खा रहे हैं और बाबा बंगाली है, ऐसे नहीं है। आजकल एजुकेटेड लोग हैं, इतने सारे IT के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, दे आर कमिंग कि सर हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, क्या कोई डायग्नोसिस बन सकता है हमारा, और ट्रीटमेंट हम लोग साइंटिफिकली कैसे कराएं। तो द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। सर बीमारियां पहले भी थी, प्रॉब्लम्स पहले भी थी और अब भी हैं। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें, मतलब, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये होती कैसे है। तो देखो, एक तो ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि जो लिंग है उसमें कमज़ोरी आ गई है, ठीक है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3 मोटे मोटे कारण हैं। एक तो एजिंग, सबसे कॉमन है। एजिंग मतलब कि जैसे उम्र बढ़ती है ख़राब होगा। अब आदमी को लगता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, पर लिंग काम करता रहेगा। तो ये एक अपनी कैपेसिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कई बार मेरे पास 40 ईयर्स का आदमी आता है, कहता है कि मेरे को फुल हार्ड इरेक्शन नहीं आ रहा। तो मैं पूछता हूँ कि आपके घुटने काम करते हैं? ठीक नहीं, दर्द भी रहता है। क्या आपकी उतनी रनिंग कैपेसिटी है जितनी जवानी में थी? नहीं है। तो एक तो हमारी हाइपर एक्सपेक्टेशन। तो सर क्या 40 साल में ही हो जाता है सर? क्या 40 में हो जाता है, 45 में हो जाता है? एक्सेलरेटेड एजिंग हो रही है। आजकल हम दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जो कैपिटल सिटीज़ है, इसमें एक फिनोमिनन देख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड एजिंग। मतलब आदमी की उम्र ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। पहले नहीं थी, आज के दिन है। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। मतलब 40 साल का बंदा पहले ज़्यादा जवान था एज कम्पेयर टू। हाँ, पहले ये प्रॉब्लम 50-55 के बाद आती थी। अब ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल एंड सिटी कल्चर 40 साल में आ रही है, 35 साल में आ रही है। क्यों? स्ट्रेस बढ़ चुका है, आपकी लाइफस्टाइल पुअर हो गई है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, रेस्ट नहीं है, स्लीप नहीं है, खाना पुअर है, पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, फूड अडल्ट्रेशन है, ठीक है, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा है। लोग वायग्रा शुरू कर देते हैं 25 साल की एज से लेना, 22 साल की एज से लेना। इतने पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमने पहली बार वायग्रा 22 साल में ली थी। क्यों ली? प्रॉब्लम थी? नहीं।
क्योंकि मेरे को दोस्त ने बोल दिया, केमिस्ट ने बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने। बेटर सर्व एक्सपीरियंस के जिस आदमी ने 22 साल की एज से वायग्रा स्टार्ट कर दी, वो 35 साल में आते आते उसको दवाई भी काम नहीं करेगी और नेचुरल इलेक्शन भी चले जाएगा। तो फिर वो 35 38 में दवाई भी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए हम सोसाइटी में जो चीज़ हम देखते रहे 55 के बाद, अब वो 40 में आ रही है, 35 में। ये वन ऑफ द रीजंस है, ये one of the reasons है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और क्या क्या है? सेकेंड होता है जो डिजीज़ प्रोसेस की वजह से है, डायबिटीज़ बढ़ गई है। अब 25% लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, तो शुगर लिंग ख़राब करता है। शुगर हार्ट ख़राब करेगा, किडनी ख़राब करेगा, लिंग ख़राब करेगा, ब्लड सप्लाई ख़राब करेगा। तो डायबिटिक्स में एपिडेमिक है ईडी का। अगर आपको शुगर है तो 50% चांस है कि 10 साल में लिंग काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसमें गांठ बन जाएगी, टेढ़ापन आ जाएगा, उसकी साइज़ कम हो जाएगी, उसमें फुल इरेक्शन नहीं आएगा, हार्डनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण ये है। बीपी बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रही है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। तो ये सब कारण है जो कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ा रहे हैं। सर अभी हम बात कर रहे थे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी को है या किसी को मतलब नहीं खड़ा हो पा रहा है किसी का, तो आप सर्जरी के थ्रू ठीक कर रहे हो, तो वो क्या है? वो बहुत फ्रेश था, हमें पता भी नहीं था कि वो ठीक हो सकता है, तो थोड़ा तो बताओ। बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मल्टीपल कारण है, मल्टीपल ग्रेड्स है और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है। तो ईडी भी एक बीमारी की तरह है। फॉर एग्जांपल आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट उसका एंजियोग्राफी करेगा, सीटी स्कैन करेगा, उसका इको करेगा, बताएगा कि आपका हार्ट इतना % काम कर रहा है, ये नसें ख़राब है और हम इसको ऐसे ऐसे इंप्रूव करेंगे। पॉसिबल की दवाई भी है, पॉसिबल स्टेंट भी है, पॉसिबल ओपन सर्जरी भी है। उसी तरह पेनिस का भी सेम होता है। अगर आज आपका पेनिस काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसका कॉज अलग अलग हो, ग्रेड अलग अलग हो सिवेरिटी का। हमारे पास टेस्ट होता है, डॉपलर है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, जिससे हम पता लगाते हैं कितना सीवियर है और कितना ग्रेड है। और उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स है, मेडिसिन है, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है और सर्जरी है। तो फॉर एग्जांपल किसी का लिंग इतना ख़राब हो गया है कि अब वो काम ही नहीं कर रहा है, वर्स्ट केस लेके चलते वर्स्ट केस हो गया, डायबिटिक पेशेंट है, स्मोकर है, 50 ईयर्स है, हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, स्टेंट डल गए हार्ट के अंदर, दवाई खाता है तो सांस फूल जाती है और 50 साल में जिंदा तो है, मरा तो नहीं है, और वाइफ की एज 42 है, 40 है, तो सेक्स तो करना है। अब वो आदमी दवाई खा नहीं सकता क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ हो गई है, लिंग ख़राब हो गया, तो इस आदमी में क्या करेंगे? तो इसमें आजकल सर्जरीज है, सर्जरी को इम्प्लांट्स बोलते हैं। ओके। तो इम्प्लांट्स बेसिकली रॉड्स है, सिलिकॉन की बनती है। जैसे लड़कियां ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवाती है बड़ा करने के लिए, उसी तरह पेनिस में लगता है खड़ा करने के लिए। हाँ, तो हम लिंग के अंदर लगा देते हैं, तो उससे उसका इरेक्शन, हार्डनेस, साइज, टाइमिंग सब ठीक हो जाता है। तो उसमें इजैकुलेशन आप नॉर्मली करते हो जैसे करता है नॉर्मल। तो दो चीज़ें हैं, देखो, पहला तो है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या कर रहा है? इम्प्लांट सिर्फ सपोर्ट के लिए है। जो हार्डनेस नहीं आ रही, रिजिडिटी नहीं आ रही, वो रिजिडिटी आ जाएगी। पर जो उसका अराउजल है, अराउजल मतलब कि लड़की को देख के जो एक इच्छा होती है, जो मन करता है, जो एक ऑर्गेजम होता है, जो एक प्लेजर जो उसको मिलता है, वो सब नॉर्मल रहेगा। खाली उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, उसको वो खड़ा नहीं कर पा रहा। अब वो सपोर्ट से वो खड़ा कर सकता है। तो वो सपोर्ट काम कैसे करता है? ऐसा कोई अराउज हो रहा है तो वो फिर ऑटोमेटिकली अंदर तो काम उसका करेगा एक अपना? सिंपल एग्जांपल है, जैसे आज विंटर्स है और आपने जैकेट पहनी हुई है, तो ये जैकेट तुम्हारी लिंग के ऊपर की त्वचा हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई, और अंदर का जो शरीर है वो ब्लड हो गया। अब शरीर खराब हो गया, अब वो ब्लड नहीं आ रहा है, वो टाइट नहीं हो रहा है, तो हमने अंदर रॉड लगा दी सिलिकॉन की, तो उसने सपोर्ट दे दिया। अब अराउजल तो आएगा, जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो तो आएगा, तो लिंग फूलेगा भी, जो आगे का टोपा फूलता है वो फूलेगा, पूरा सेंसेशन आएगा, पूरा रिजिडिटी आएगी। पर अगर फॉर एग्जांपल इन पेशेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग सेक्स स्टार्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि जैसे अराउजल हो गया, इच्छा हो गई, मन पूरा कर रहा है, पर ये लोग अभी इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो इंसर्ट नहीं होता। अब इम्प्लांट से क्या वो इंसर्ट हो जाता है, आपने एक बार डाल लिया अंदर, फिर आप जैसे मूवमेंट करते हो तो धीरे धीरे वो पूरा हार्ड हो जाता है, फीलिंग आती है, और फिर डिस्चार्ज होने के बाद जैसे सेक्स होता है वो हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि जो पार्टनर है, जैसे वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, शी कैन नॉट टेल के अंदर कुछ है। ओके। वो तो खाली पेशेंट को पता है कि मेरे अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है। तो कई मरीज आते हैं जैसे 55 के होते हैं, 60 के होते हैं। अब वो आजकल देखो मॉरली बात नहीं करते, पर बहुत लोगों में बाहर सेक्स नॉर्मल है, घर पे वाइफ भी है, बाहर भी जाते हैं। तो पेशेंट आगे बोलता है सर मैं सेक्स मेरे को महीने में 2 बार करना है और मैं अच्छी जगह जाता हूँ, होटल भी खर्चा करता हूँ, लड़की भी महंगी लेके आता हूँ, पर होता कुछ नहीं है। तो वो फिर इम्प्लांट लगाने के बाद वो अपने जो भी उनको एक 2 राउंड 3 राउंड है, जो भी उनको अपना एक एंजॉयमेंट करना है वो कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हो, एक्सेसिव सेक्स कर रहे हो, तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है? नहीं, तो अगर आप हेल्दी सेक्स लाइफ मतलब डेली भी 3 बार भी करो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर अगर आप मेडिसिन से यूज़ करके कर रहे हो, ठीक है, कई लोग आजकल क्या करते हैं कि जस्ट टू हैव मोर फन, जस्ट कि मुझे 2 घंटे करना है, 2.5 घंटे करना है, इसलिए दवाई ले लेते हैं, तो वो हार्म करेगी। क्योंकि वो हो सकता है कि उस टाइम तो आपको 2-2.5 घंटे हो जाए, उस टाइम तो आपका इरेक्शन अच्छा हो जाए और आपको बहुत एन्जॉयमेंट आ जाए, पर जब आपकी दवाई का असर जाएगा तो पेनिस में फटीग होता है, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, हाइपोक्सिया होता है। देखो एक बार ब्लड आ गया लिंग में तो ब्लड आगे फ्रीज हो गया, फ्रेश ब्लड तो आ नहीं रहा, तो वो लिंग में हाइपोक्सिया करता है। तो देखेंगे कि जैसे आपने, बहुत कॉमन है ये कि एक आदमी कहता है सर पहले 25 mg वगैरह खाता था और मैं 2 घंटे करता था, फिर 50 mg लग गई, अब 100 mg खानी पड़ रही है, अब हालत ये हो गई मेरे को 2 गोली खानी पड़ रही है। तो धीरे धीरे दवाई का असर भी कम हो रहा है और ईडी बढ़ रहा है। तो अगर आप नेचुरली इंटरनली दिन में 3 बार करना चाहते हो और हो भी रहा है तो वेरी गुड, पर अगर आप कोई मेडिसिन लेके कर रहे हो, सर आजकल तो कुछ स्प्रेज भी आ गए हैं, लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो भी गलत डिले है। स्प्रे और ये स्प्रे अलग चीज़ है। तो स्प्रे बेसिकली टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक तो होता है इरेक्शन और एक होता है टाइमिंग। तो इरेक्शन तो होता है कि आपका पेनिस हार्ड या हो रहा है नहीं हो रहा, टाइमिंग होता है कि आप कितनी देर बाद इजैकुलेट करते हो। तो आज के दिन सबसे कॉमन अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो टाइमिंग है, वो हार्डनेस नहीं है। ज़्यादातर लड़कों को, ज़्यादातर आदमियों को हार्डनेस में दिक्कत नहीं आती है, पूरा हार्ड हो जाता है, पर उनको टाइमिंग नहीं रहता। क्योंकि जो वुमेन पार्टनर है उसको डिस्चार्ज होने के लिए या उसको ऑर्गेज़म होने के लिए कम से कम 7 से 9 मिनट चाहिए, और मोस्ट आदमियों का टाइमिंग जो है वो 1 से 2 मिनट होता है। तो लगता है 1 to 2 मिनट बहुत कम है, पर एक्चुअली अगर आप पोजीशन में देखो तो सोचो 1 to 2 मिनट मतलब कि ऑलमोस्ट 30 स्ट्रोक्स या 40 स्ट्रोक्स, उतने में उनका इजैकुलेशन हो जाता है पर पार्टनर का नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने लिंग के जो सामने का टिप है उसकी सेंसिटिविटी कम कर दो तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो आप स्प्रे कर लो, स्प्रे करोगे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगा। सेंसिटिविटी का मतलब वो सुन हो गया। हाँ, सुन हो गया। पर ये हार्मफुल नहीं है, जैसे हाँ, तो वही आ रहा था ना कि टैबलेट्स लेना हार्मफुल हो जाता है ये एक टाइम भी हार्मफुल है। तो 2 चीज़ें हैं, पहला आपका सुन हो गया है, तो सुन होने का मतलब है आपको प्लेजर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप मतलब आप बस ये दिखा रहे हो कि मेरी टाइमिंग अच्छी। पार्टनर एंजॉय कर रहा है पर आप मैं तो घोड़ा हूँ देख। हाँ, तो पार्टनर एंजॉय कर रहा है, आप एंजॉय नहीं कर रहे। दूसरा है कई लोगों के मोस्ट मैन को इरेक्शन रखने के लिए फीलिंग ज़रूरी है। आज फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ हाथ से टाइट करके छोड़ दिया तो कुछ देर रहेगा, हार्ट पे नीचे चले जाएगा जब तक उसको स्टिमुलेट ना करते रहो। अगर आपने सुन कर लिया तो खत्म हो गया स्टिमुलेशन, तो उसके बाद क्या होता है, फीलिंग ही नहीं आती। तो 30-40% लोगों में स्प्रे लगाने से बैठ जाता है, वो एक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि फीलिंग आनी बंद हो जाती है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम है कि जो ये स्प्रे है ये ट्रांसफरेबल है। जैसे आपने अपने पेनिस पे लगाया और आपने सेक्स किया, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ओरल दे रही है या आपने वजाइना में डाला है तो वहाँ ट्रांसफर होगा, उसको भी सुनपन आ जाएगा मुंह में नीचे, तो शी में नॉट लाइक इट, ठीक है, बिकॉज इट इच इज़ ऑल्सो अल्कोहल होता है, जलन भी करता है। और कई लोगों में धीरे धीरे ये स्प्रे लगाने से ईडी हो जाता है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कीप इट हार्ड, ठीक है। तो आइडली स्प्रे इज मेंट फॉर SOS, मतलब कभी कभार के लिए। रेगुलर यूज़ के लिए स्प्रे जो है वो ठीक नहीं है। और ये कभी कभार कितना कभी कभार? कभी कभार मतलब कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स है या जिसमें रिलेशनशिप महीने में एक बार बन रहा है उसके लिए। पर अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो जहाँ आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हो या आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो तो अदर ऑप्शंस भी है PME ठीक करने के लिए। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें स्प्रे का यूज़ ही करना है। सर क्या बेटर ऑप्शन है इसमें, जैसे अगर किसी को अपनी टाइमिंग ही बढ़ानी है हाँ, तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? तो PME का सबसे पहले रीज़न समझना पड़ेगा हमें। तो PME का तीन रीज़न है जो हम समझाते हैं पेशेंट्स को। सर PME भी एक बार आप बता दो, टेक्निकल टर्म हो गया ना ऑडियंस में भी। तो PME मतलब शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि ऑर्गेज़म होने से पहले या काम होने से पहले आपका काम हो गया, मतलब जल्दी निकल गया। हाँ, जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो डेफिनेशन वाइज तो कहते हैं कि 1 मिनट से पहले अगर किसी को हो रहा है तो PME है। अगर आप 1 मिनट से पहले भी डिस्चार्ज हो रहे हो, पर हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को या पार्टनर को किस करने टाइम या टच करते डिस्चार्ज हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सिवियर, मतलब पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाया, टच करते हो जा रहा है लोगों के। होता है सर ये? बहुत लोगों को होता है। तो बहुत मैन है जिनको थोड़ा सा मतलब गर्लफ्रेंड ने टच किया या वाइफ ने टच किया या थोड़े से कपड़े खोले तो वो प्रॉपर ही निकलता है या फिर नॉर्मल? पूरा अच्छा, निकल जाता है। तो थाई पे टच किया, थोड़ा रबिंग किया, किस किया या पार्टनर ने थोड़ा सा भी ओरल के लिए थोड़ा भी देयर आउट, दैट्स कॉल्ड सिवियर, ठीक है। फिर एक होता है मॉडरेट में क्या होता है कि आप फोर प्ले में ठीक हो, नहीं निकल रहा है, आप होल्ड कर पा रहे हो, पर जैसे ही आप पेनिट्रेट करते हो,
आपने वजाइना को टच किया, जैसे थोड़ा सा आपने कोशिश किया पेनिट्रेशन करने का, यू आर आउट। दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। और माइल्ड होता है कि आप कर पा रहे हो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कर पा रहे हो, बट आप वहाँ तक नहीं कर पा रहे जितना आपकी पार्टनर को चाहिए। ठीक है, कि आपकी गर्लफ्रेंड को सपोज या वाइफ को 7-8 मिनट चाहिए, आप 3 मिनट 2 मिनट में आप वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे जहाँ पर आपको पार्टनर सेटिस्फाई, क्लाइमैक्स नहीं पहुंच पा क्लाइमैक्स तक नहीं जा पा रहे। तो ये माइल्ड मॉडरेट सिवियर है और इसके कॉजेज़ भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो सिवियर पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। मतलब द पेनिस टिप और द लिंग का जो टिप है वो इतना सेंसिटिव है कि वो बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मोस्टली वी सी दिस वेरी कॉमनली इन मास्टरबेटर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर सो यूज टू देयर हैंड, दे आर सो यूज टू देयर कोल्ड हैंड्स कि उनको बिल्कुल भी वार्मथ बर्दाश्त नहीं है, छूते ही निकल जाता। हाँ, थोड़ा भी लड़की ने टच कर लिया, थोड़ा भी वार्म हैंड्स लग गए, वो दैट्स इनफ। ठीक है, ये क्लासिकली क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर है, बेसिकली क्या होता है, जब आप अराउज होते हो तो सारा सीमन बनता है। सीमन पहले से स्टोर्ड नहीं होता। हमारा जो प्रोस्टेट और मतलब टेक्निकल टर्म है, जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और लिंग है, उसके बीच में ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जहाँ पर जूस बनता है, जहाँ पर सीमन बनता है। तो नॉर्मली अराउज होते हो तो बॉडी बनाना शुरू करती है। ठीक है, और वो वहाँ पर होल्ड होना चाहिए। तो हमारे नीचे का जो पेल्विक फ्लोर है, जो मसल्स है, वो उसको होल्ड करते हैं। इट इज़ लाइक कि आपने एक फंदा बांध रखा है। ठीक है, और वहाँ कलेक्ट हो रहा है, और जब आप फाइनली व्हेन यू आर फुल्ली रीचिंग क्लाइमैक्स, तब वो एरिया डायलेट होता है और सारा सीमन बाहर निकल जाता है। पर अगर वो मसल जो है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर वो पेल्विक फ्लोर वीक है, किस कारण से, क्रॉनिक सिटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मास्टरबेशन, ठीक है, या पेल्विक फ्लोर की बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, तो वो होल्ड ही नहीं करता। जैसे ही राउज हुआ इट गोज। सेकेंड रीज़न होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें कि पेनिस की टिप बहुत सेंसिटिव है, जिसमें वेरी कॉमन रीज़न है फिमोसिस, जब लिंग की स्किन नहीं खुलती है आगे से, या जो लिंग का टिप है वो बहुत सेंसिटिव है। तो उस केस में मॉडरेट होता है। मतलब इन लोगों में क्या है कि थोड़ा सा अगर हम सेंसिटिविटी ठीक कर दें तो दे विल बी ओके। और फिर कई नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल है, इवन तो 3-4 मिनट हो पा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, दे आर माइल्ड, बट उनको अपना स्टेमिना इंक्रीज करना है, उनको 3 से 7 मिनट जाना है, तो दैट इज़ ईजी। वो थोड़ा अपना सेंसिटिविटी वर्क करेंगे, थोड़ा पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज ठीक करेंगे, तो दे विल। एक्सरसाइज से पेल्विक आपका ठीक हो जाता है, सिर्फ एक्सरसाइज से? बहुत जल्दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको पीएमई है और किसी भी आदमी को यहाँ पर शीघ्र पतन है, तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, जिससे आपका 90% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे। पहला है अपनी, अगर आप मुस्लिम हो तो अलग बात है, अगर आप हिंदू हो, अनसर्कमसाइज्ड हो, तो अपनी पेनिस की स्किन को खोलने की हैबिट डालो। स्किन को खोलना चाहिए, धोना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि सेंसिटिविटी ठीक रहे और आपको ये सडन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज वेरी सिंपल। अपना जो पोटी का द्वार है, मल द्वार है, जिसको हम बोलते हैं, उसको टाइट और रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज को कीगल्स इंग्लिश टर्म है, हिंदी में अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्विनी मुद्रा योगा का एक एक्सरसाइज है। डीप ब्रीथ, पुल द पेल्विक फ्लोर इनसाइड, होल्ड इट एंड रिलैक्स। एंड 2 थिंग्स। और थर्ड थिंग है कि आप ये वायग्रा वगैरह यूज मत करना, एंड डोंट यूज योर स्प्रेज एंड ऑल, एंड डोंट मास्टरबेट आल्सो, एंड डोंट मास्टरबेट। मतलब आई एम द ओनली यूरोलॉजिस्ट हु सेज दैट, और मेरे को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि बिकॉज आई सी पेशेंट्स एवरी डे। ठीक है, एक होता है कि घरेलू बात करना, घर बैठ के किताब पढ़ना, एक होता है कि आप रोज़ मरीज़ देख रहे हो। मैं रोज़ मरीज़ देख रहा हूँ जिनको ड्यू टू देयर एक्सेसिव हैबिट ऑफ मास्टरबेशन दे आर रूइनिंग themselves, एंड 1 महीना 1.5 महीना छोड़ते हैं, दे आर चेंज्ड। मतलब 1.5 महीने बाद दे कम बैक एंड दे से कि सर आई एम डूइंग वेल, आई एम ओके। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और इजी करते हैं, एक्सेसिव मैस्टरबेशन आप किसे कहते हो और हेल्दी मैस्टरबेशन क्या होती है? So see, I feel that all self stimulation is wrong. मेरे को लगता है कि मास्टरबेशन की कोई हेल्दी फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। ठीक है, आइडली यू शुड नॉट बी सेल्फ स्टिमुलेटिंग योर सेल्फ एंड डिस्चार्जिंग योर सेल्फ, बट प्रॉब्लम इज वेस्टर्न कल्चर, लेट मैरिजेस। ठीक है, नो एक्सेस टू पार्टनर्स, आपके पास पार्टनर्स नहीं है, आप सेक्स नहीं कर सकते। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद टेस्टोस्टेरोन इतना अर्ज हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। तो मुझे लगता है हेल्दी मास्टरबेशन की डेफिनेशन नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका कैलेंडर होना चाहिए कि एटलीस्ट वंस अ वीक, और मैं बीच में नहीं करूँगा। ठीक है, सेकेंड है, इट शुड नेवर बी अनस्टिमुलेटेड मास्टरबेशन। जैसे कई बार क्या होता है ना, थोड़ा इरेक्शन आया बस, क्योंकि बस स्ट्रेस रिलीव करना, तो आपने थोड़े इरेक्शन में हिला के डिस्चार्ज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। करना है मास्टरबेशन तो फुल स्टिमुलेशन होना चाहिए। यू शुड गिव इट टाइम, अपनी बॉडी को पूरा अराउज होने दो, पूरा हार्ड होने दो, उसके बाद आप डिस्चार्ज करो। तीसरा, नेवर यूज़ कोल्ड हैंड्स।
नेवर यूज़ हार्ड ग्रिप, ऑलवेज यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, ठीक है, ताकि आपके पेनिस को हैबिट रहे वार्म फ्लूइड की, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज टू द कोल्ड हैंड एंड टाइट ग्रिप, ठीक है। चौथा, मास्टरबेशन की यूज ड्यूरिंग पॉर्न नहीं देखना, ठीक है। जो हमारा जो सेक्सुअल अराउजल है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। आज फॉर एग्जांपल जब आप सेक्स करते हैं किसी लेडी से, तो आपको उसका स्पर्श, टच, उसकी स्मेल, उसकी फील, उसकी वार्मथ, उसका फ्रेगरेंस, हर चीज़ अराउज करती है। पॉर्न में कुछ भी नहीं है, पॉर्न में सिर्फ एक मेंटल इमेज है, तो आप रियल लाइफ में अराउज नहीं हो पाते पूरी तरीके से। तो डोंट यूज़ पॉर्न। आप मास्टरबेट करना है तो लेट योर सेंसेशन और सेंसरी इमेजिन करो इमेजिनेशन, आप। हाँ प्लीज़ डू दैट, ताकि आपको अराउजल रहे, ठीक है। आपको वो हैबिट ना पड़े हर 2 मिनट। इतने पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनकी प्रॉब्लम ये है कि सर हमको शादी हुआ है 3 महीने हुआ है और वाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे को वाइफ से अराउजल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं है एक लड़की को 2 मिनट से ऊपर देखने की, ठीक है। दे वांट अ न्यू पॉर्न एवरी डे। यू कैन नॉट डू दैट इन रियल लाइफ, ठीक है। आपको एक रियल लाइफ लेडी से ज़िंदगी निकालनी है ना, तो यू हैव टू जनरेट द एबिलिटी टू गेट अराउज्ड ऑन थिंकिंग। आपको सोच के खड़ा करने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी इरेक्शन लिंक्ड है पॉर्न से, लिंक्ड है एक वीडियो स्क्रीन से, तो आप रियल लाइफ में इंटरकोर्स आपके लिए मुश्किल होने वाला है। सर ये तो उनके लिए भी मुश्किल होगा जो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, फिर उनको एक पर्सन पे शादी के बाद टिकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी है? देखो मेरे को मतलब अगेन फिर दिस इज एक मॉरली ग्रे एरिया है। मल्टीपल पार्टनर्स आज की सच्चाई है, सोसाइटी में हो रहा है और पेशेंट्स भी आते हैं। क्या मल्टीपल पार्टनर्स रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जो शादी से पहले रिलेशनशिप बना रहे हैं, शादी के बाद उनको ट्रबल आता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रबल भी आता है, एक्सेप्टेंस ट्रबल भी आता है, क्योंकि रिलेशनशिप का जो मेरे को लगता है रिलेशनशिप का जो एपेक्स पार्ट है वो इंटीमेसी है, ठीक है। आज के दिन एक लड़का लड़की एक दूसरे को इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो उसको 100 रुपये उधार दे दे, ठीक है, बट सेक्स के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांगली डेवलप ही नहीं किया है, तो मुझे लगता है जो सेक्स है ना वो रिलेशनशिप का एपेक्स है। सेक्स शुड हैपन व्हेन द रिलेशनशिप इज मैच्योर, ठीक है। जो इमेच्योर सेक्स हो रहा है मल्टीपल पार्टनर से हो रहा है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना सीख ही नहीं रहे हो। यू नेवर आप वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर रहे हो, आप वो प्यार डेवलप नहीं कर रहे हो, आप वो एक रिलेशनशिप लंबे टाइम का डेवलप ही नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो लॉन्ग टर्म में आती है। पर क्या उससे ईडी होता है? मतलब दैट इज अगेन, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर। सर एक प्रॉब्लम और है कि ये ईडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कुछ लोग सही टाइम पे, या पता नहीं चल पाता ये एग्जैक्टली वही है। ये कुछ लोग इग्नोर कर देते कि ठीक है अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा बाद में, क्या पता अगली बार हो जाए। तो आइडेंटिफाई कैसे करें इंसान कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, खड़ा नहीं हो रहा? देखो एक बहुत बड़ा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स है ना, उनको ईडी है नहीं, उनको एंग्जाइटी है। इट्स कॉल्ड एज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। मतलब वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, करना नहीं आ रहा है, या आज के दिन ज़माना वेब सीरीज़ का है। वेब सीरीज़ में जो धमाकेदार सेक्स हो रहा है टीवी के ऊपर, अब वो रियल लाइफ में तो इतना धमाकेदार होता नहीं है, ठीक है, कि बिस्तर भी हिल रहा है, होटल भी हिल रहा है, हॉस्पिटल भी हिल रहा है, तो वो सब तो नहीं होता। तो हम कई बार जाते हैं सेक्स करने ओवर एक्सपेक्टेशन से। या फिर आपस में इतनी बातें कर ली होती है, हम ऐसे कर देंगे हाँ वैसे कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। अब मैंने 10 पोजीशन करनी है और मैंने ये भी करना है वो भी करना है, और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ आदमी की नहीं है, वो औरत की भी है, जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है उसकी भी है, वो भी देख के आ रही है, तो उसको भी लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो इतने हाई परफॉर्मेंस प्रेशर में आदमी का टाइट ही नहीं होता, ठीक है, तो उसको ईडी हो जाता है। उसका रीज़न साइंटिफिक है, इट्स कॉल्ड एज फेयर रिस्पॉन्स। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लोगे, ओवर थिंक कर लोगे, चाहे वो पॉडकास्ट ही हो, फॉर एग्जांपल आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत सोच लूँ उसके बारे में, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। जैसे स्टेज फ्राइट होता है, आप स्टेज पे गए बोल नहीं पाए, या जैसे आपके सामने शेर खड़ा हो गया, कोई शेर है तो आप डर जाओगे तो आपका खड़ा ही नहीं होगा, बिकॉज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स बिकम्स फेयर। फेयर में क्या होगा कि ऑल द ब्लड गोज टू द ब्रेन, ठीक है, एंड एवरीथिंग शट्स डाउन। तो इतना हाई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के अंदर आज परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको लगता है उसको ईडी हो गया। अब ईडी के लिए क्या है कि अब इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, जब डालोगे इंटरनेट पे ट्रीटमेंट ऑफ ईडी सबसे पहले दवाई आएगी। अब ये जो दवाइयाँ है टडालाफिल, सिडनाफिल, ये दवाइयाँ ओटीसी दवाइयाँ नहीं है, दे आर नॉट क्रोसिन। यू कैन नॉट गो टू केमिस्ट एंड आस्क कि को दे दो, वो दे देगा। दीज मेडिसिन नीड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, पर इंडिया में रेगुलेशन है नहीं। आप किसी जाओ केमिस्ट पे, वो दे देगा आपके हाथ में। आपने एक 21 का लड़का, एक 22 का लड़का जिसको ईडी नहीं है,
जिसने फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया उसको वायग्रा की डाल दी हैबिट 22 साल पे 100 mg की, और अब वो लिए जा रहा है अगले 3-4 साल तक, जब उसको पता नहीं उसको ईडी है भी या नहीं है, ठीक है, तो देन ही विल डेवलप प्रॉब्लम लेटर। फिर वो आते हैं कि सर मेडिसिन की हैबिट है, 7 साल हो गए खाते हुए, अब मेडिसिन से भी नहीं हो पा रहा है, अब मेरी शादी हो रही है, अभी तक तो मैंने कर लिया, महीने में 2-3 महीने में मिलता हूँ कर लिया, अब मेरी शादी हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, मेरी शादी हो गई है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, देन यू हैव टू टेपर देम ऑफ। फिर आपको उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है, आपको उनका वायग्रा टेपर ऑफ करना पड़ता है, मेक देयर बॉडी यूज टू नेचुरल एक्शंस। कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट इट टेक्स टाइम। पर उस दौरान में वो तब है जब वो आप पे सही पहुंच जाए। सही बात है। पहुंचते नहीं है पेशेंट्स। अब वो पेशेंट केमिस्ट से नेक्स्ट जाएगा टेंट में बाबा लोगों के पास, फिर जाएगा वो किसी और गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास। सर ये टेंट वाले तो ख़राब ही कर देते हैं और सिस्टम, या कुछ सही भी करते हैं। टेंट वाला कैसे ट्रीटमेंट करेगा मुझे बताओ। मैंने कभी सुना नहीं कि कोई हार्ट का पेशेंट टेंट में जा रहा है, या कोई लंग का पेशेंट टेंट में जा रहा है, या कोई डेंगू का पेशेंट टेंट में जा रहा है। और अभी भी चल रहे हैं आए दिन। हाँ, ये सिर्फ ईडी के पेशेंट टेंट में जाते हैं, ठीक है। आपके फादर को या आपके फैमिली में किसी को बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप टेंट में नहीं जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। पर ईडी में क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, शर्म है, किसी से बात नहीं कर सकते, दोस्त से बोलोगे वो हंसेगा, घर पे बोलोगे तो पेरेंट्स में बात फैल जाएगी, वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकते, वाइफ वैसे ही आपसे रोज़ चिल्लम चिल्ली कर रही है कि आपसे हो नहीं पा रहा है, आपकी वैसे ही, तो आप क्या करते हो, आप डर के मारे क्या करोगे, टेंट में घुसेगा फिर तो आदमी। अब टेंट में जाओगे तो टेंट वाले को तो बड़ा सिंपल है, वो आपको सांडे का तेल देगा। सांडा यू नो ना, सांडे का तेल लिवर तेल, लिवर ऑयल, एक लिजर्ड होती है सांडा, उसका लिवर से तेल बनता है, वो दे देगा आपको। वो थोड़ा सा अश्वगंधा पकड़ा देगा, शिलाजीत पता नहीं क्या देगा वो। जितना शिलाजीत बिक रहा है उतना मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो सेम लाइक जितना देसी घी बिक रहा है उतना दूध नहीं बन रहा इंडिया में, तो ये सारा तो प्योर नहीं हो सकता, कुछ तो मिलावट हो रही है, ठीक है। और मोस्टली मिलावट ही होती है, वो टडालाफिल मिक्स करेंगे, उसमें सिंडाल मिक्स करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दवाई काम करती है, तो वो मिक्स करके चूरन बना के उसको देंगे, वो खाएगा, कुछ असर आएगा उसे, फिर वही है, डेड ट्रैप है। एंड सस्ते नहीं है ये लोग, मतलब कई लोगों को लगता है ना डॉक्टर महंगे है। मेरी फीस 600 रुपये है, विच इज़ लाइक द लोएस्ट फीस ऑफ MCH यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली। रीजनेबल है, 600 तो सही लग रहा है। लोएस्ट है, मैं कह रहा हूँ आज बड़े हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, मेरी क्वालिफिकेशन यूरोलॉजिस्ट की फीस 2200-2500 से कम नहीं है। वी आर चार्जिंग 600 रुपीज़। राइटिंग मेडिसिन जो आप कहीं भी खरीद सकते हो, आपको नाम लिख के दे रहे हैं दवाई का कि ये दवाई खिला रहे हैं जी आपको, इस दवाई की ये आप, और वर्सेस ये लोग जो है मिनिमम 5000, 10,000, 20,000 से कम में इलाज नहीं है, 25,000 से कम में इलाज नहीं है। तो पेशेंट आते हैं, 1,00,000 रुपये ले लिया, 1.5 लाख रुपये ले लिया, और क्या दिया, 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, और वो गोल्ड दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, मोती तो दे रहे हैं। वैसे सर ये चीज़ सही में काम नहीं करती, ऐसा है कि ये मतलब, या फिर ऐसा कि थोड़े टाइम तक करती है? तो दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में हाँ, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप शिलाजीत ले रहे हो, अश्वगंधा ले रहे हो, मल्टीविटामिन ले रहे हो, भस्म ले रहे हो सकता है कि ये आपकी, एक आदमी ऑलरेडी हेल्दी है उसको और हेल्दी करने में काम है। आप पहलवान हो, बहुत अच्छी डाइट है, एक्सरसाइज करते हो, आपकी शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको थोड़ा और एनहांसमेंट मिल जाए, पर एक बीमार आदमी को नहीं काम करेगी। जो बीमार हो चुका है, जिसको ऑलरेडी ईडी हो चुका है, जिसका शरीर ऑलरेडी लो टेस्टोस्टेरोन से जूझ रहा है, जो ऑलरेडी हाई स्ट्रेस में है, उसमें दवाइयाँ काम नहीं करेगी। सर अक्सर ये टेंट वाले भी, या फिर अक्सर मोबाइल स्क्रीन से भी अगर जैसे काफ़ी एड्स आ जाती हैं कि यार लिंग बढ़ाओ, या फिर आप लिंग ये खा लो लिंग बढ़ जाएगा, तो क्या एक्चुअली में ये वर्क करता है? और अगर ये करता भी हो तो फिर इसके क्या एक्सेसिव, मतलब एक्सेस कोई कर रहा है तो कितने बैड रिजल्ट्स हैं इसके? देखो, साइज इंक्रीज जो है ना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज साइज इंक्रीज में ना साइंस और सूडो साइंस दोनों मिली हुई है आपस में। तो साइज इंक्रीज जो है ना, पेनिस साइज, देखो हर किसी को बड़ा चाहिए, ठीक है, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा पैसा, ठीक है, बड़ा लिंग, बड़े बूब्स, ठीक है। तो लड़कियां ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रही होगी, वो इजी काम है, पर लड़कियों को भी ऑयल मिलते हैं ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट के, ऑयल से बढ़ता नहीं ब्रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली किसी भी ऑयल, तेल, मल्लम लगाने से पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि लिंग एक ऑर्गन है जिसकी प्रॉपर एनाटमी है, ठीक है। कोई पेशाब का रास्ता नहीं बड़ा हो जाएगा, पेशाब, किसी का पेशाब की पाइप अगर 4 इंच की रहेगी ना, पेशाब की पाइप ना 4-4.5 इंच की हो जाएगी, ठीक है। बट देर आर सम पर्टिकुलर सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर साइज़ बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है पेनिस की, बहुत रीज़न से होती है, बचपन में कोई चोट लग गई हो, कोई पेशाब की रास्ता ठीक से ना बना हो, कई लोगों के बचपन से पेनिस टेढ़े होते हैं, स्ट्रेट होते नहीं है, सिंस बर्थ टेढ़ा होता है पेनिस ना, तो पेनिस हुक्ड होता है, तो इरेक्शन होता है, पेनिस स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे होता है। तो ये आदमी कभी भी सेक्स नहीं कर पाएगा, मेरे को सीधा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर मल्टीपल सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो हम ठीक करते हैं। पर अगर इन सर्जरी के बाद पेनिस श्रिंक हुआ है तो वो होता है स्कार की वजह से या फाइब्रोसिस की वजह से। इन लोगों के अंदर हम लोग ट्रैक्शन से, पुलिंग से, मसाज से साइज गेन करा सकते हैं।
सेकंड हो गए वो पेशेंट्स जिनको हाइपोगोनाडिज्म मतलब लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से या ग्रोथ प्रॉब्लम्स की वजह से पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ा। कोई लड़का है 12-13 साल की एज में पेनिस 2-2.5 इंच का है और वो 17 साल की एज तक जब पूरी ग्रोथ हो जाती है ग्रोथ नहीं हो पाई, तो कैचअप ग्रोथ करा सकते हैं। 17 साल की एज में अगर हम उसको ट्रैक्शन स्टार्ट करें तो 21-22 साल जब तक ग्रोथ होती है तब तक उसका कुछ 1-1.5 इंच हम ग्रो करा सकते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, पर कोई 38 ईयर्स 40 ईयर्स का आदमी आके बोलता है कि मेरा पेनिस 5 का है, मेरे को 7.5 का करना है, तो वो कोई तेल मल्लम इंजेक्शन से नहीं हो सकता। सर्जरी होती है जिससे साइज़ बढ़ता है, पर वो सर्जरी भी लिमिटेड काम करती है। हम सर्जरी करते हैं पर 5 इंचेस है तो 10%, 15%, 5 का 5.5 हो सकता है, 5.25 हो सकता है, पर 5 का 7 नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली गर्थ के लिए, तो गर्थ के लिए जैसे आज के दिन उर्फी जावेद है, फिलर्स डलते हैं लिप्स में मोटा करने के लिए, वैसे फिलर्स पेनिस में डलते हैं पेनिस को मोटा करने के लिए, तो गर्थ बढ़ा सकते हैं। तो किसी का गर्थ पतला है, उसको लगता है कि पूरा थिकनेस नहीं आ रही, तो हम उसके शरीर से फैट लेके या उसके शरीर से फिलर लेके उसको बढ़ा सकते हैं। पर अगेन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन बट ये सेफ है सर? हाँ ये सेफ है, कम्प्लीटली सेफ है, और पर डॉक्टर करे तो। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स में आजकल क्या हुआ है कि सेम लाइक डर्मा या टेक्नीशियंस है, उन्होंने देख लिया है, बस वो कुछ भी फिलर लगा देते हैं या वैसलीन लगा देते हैं या जेली लगा देते हैं। आप नॉर्मल वैसलीन पेट्रोलियम जेली उसको लगा देते हैं इंजेक्शन से पेनिस के अंदर, तो वो मोटा हो जाता है, पर उसके रिस्क है, इन्फेक्शन है, पेन है, तो वो पेशेंट्स भी आते हैं। पंजाब साइड पे बहुत कॉमन है, थाईलैंड साइड पे बहुत कॉमन है। तो ये मरीज़ अपनी सर्जरी करा लेता है, फिर वो पूरा पक जाता है एरिया, ख़राब हो जाता है, पस पड़ जाती है, फिर उसको हम ठीक करते हैं। तो एंड्रोलॉजी जो है ना मेरा सब्जेक्ट जो है, दैट इज़ नॉट ओनली ईडी। लिंग से लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो लिंग में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, साइज़ प्रॉब्लम है, टेढ़ापन है, प्लाक है, चोट है, पेशाब का रास्ता ख़राब है, पेशाब नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन बंद है, तो लिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम मैनेज भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। सर एक चीज़ और यंगस्टर्स में भी बहुत पॉपुलर है, एल्डरली लोगों में भी बहुत पॉपुलर है कि अल्कोहल पी के सेक्स करना। लोगों को शायद आदत भी हो जाती है या फिर प्लेजर ज़्यादा मिलता है। तो और एक मिथ है, या ये तो आप ही क्लियर करोगे, कि लड़कों को वोडका नहीं पीनी चाहिए क्योंकि फिर उनको ईडी होने के चांसेस होते हैं, या मेंथॉल वाली जो सिगरेट होती है जो स्विच वाली होती है वो नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे ईडी होता है, स्पर्म काउंट। तो ये सारे मिथ भी क्लियर करो सर। तो बेसिकली नशे की बात करते हैं, तो नशे में 3 नशे हो गए। तो एक तो अल्कोहल है, सबसे कॉमन नशा जो है। तो अल्कोहल मॉडरेशन के अंदर, मॉडरेशन मतलब कि मॉडरेशन में हेल्दी है, मॉडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो पर मॉडरेशन से आगे नहीं। मॉडरेशन मतलब जो ये आपकी यूके की गाइडलाइंस है, यूएस की गाइडलाइंस है, तो ये कहती है कि आप जैसे विस्की पी रहे हो तो 2 पैग हफ्ते में यू कैन हैव। हफ्ते में वीक में 60 ml 60 ml इन वीक यू कैन हैव। ये आपका हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन ठीक रखता है, ठीक है। पर अगर आप ज़्यादा बढ़ रहे हो, आप क्वार्टर पे आ गए और अब आप आधे पे आ गए, हाफ पे आ गए, और आप जो है अल्कोहल डेली लेने पे आ गए, तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये तो बॉडी की हेल्थ की बात हो गई। पर सेक्स के पर्टिकुलरली बात करें तो लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल एक सेक्सुअल एनहांसर है, ठीक है। तो 1 पैग अल्कोहल आपको एनहांसमेंट करेगा, 2 पैग अल्कोहल आपको बढ़ गया, 3 पैग पे फिर आपको डिक्लाइन होगा, ठीक है। लो क्वांटिटी में क्या करता है अल्कोहल, आपकी जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, उसे कम करता है, आपको डर खत्म करता है। आज फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है सेक्स करने में, आप थोड़ी अल्कोहल ले लोगे तो डर कम हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आदमी को शेयर लगता है। सो योर एंग्जाइटी इंप्रूव्स, योर लिटिल बिट ऑफ इरेक्शन इंप्रूव्स। अल्कोहल इज अ वेसोडाइलेटर। शराब पीते हैं ना, कान लाल लगते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है क्योंकि खून सप्लाई बढ़ती है, तो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल क्या करेगा, इरेक्शन कर देगा, ठीक है, टाइमिंग बढ़ा देगा, सडन डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि अल्कोहल आपके शरीर में सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन डोपामिन 2 हार्मोन होते हैं, तो ये आपके सेक्स को कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन आपकी टाइमिंग बढ़ाता है और डोपामिन आपको बढ़ाता है प्लेजर, एन्जॉयमेंट। तो अल्कोहल दोनों को बढ़ाता है। तो अल्कोहल पियोगे थोड़ा सा आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी और आपका ऑर्गेज़म बढ़ जाएगा, पर लिमिट में, मॉडरेशन में। ज़्यादा पी लोगे तो हार्म करेगी लिवर को भी, शरीर को भी। सेकेंड है कि अल्कोहल है, चाहे वो विस्की में हो, चाहे वोडका में हो, चाहे वो वाइन में हो, ठीक है। सिर्फ फ़र्क होता है कैलोरीज़ का। आज आप बियर पी रहे हो तो बियर में क्या कैलोरीज ज़्यादा है, क्योंकि बियर में आपको बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है। विस्की में कैलोरीज कम है, कोई क्वांटिटी कम है। वोडका में कैलोरीज और कम है क्योंकि वोडका और कंसनट्रेटेड है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पर आप कितनी एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि वोडका पी रहे हो तो ईडी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा नशा हो गया स्मोकिंग।
स्मोकिंग हर तरीके से ख़राब है। आप चाहे मेंथोल वाली पी रहे हो, चाहे फ़िल्टर वाली पी रहे हो, चाहे बिना फ़िल्टर की पी रहे हो, खराब ही है। स्मोकिंग ख़राब है। आप दिल्ली में रह रहे हो तो वैसे भी 10 सिगरेट तो रोज़ की वैसे ही पी रहे हो, इतना ख़राब AQI है, ठीक है। उसके ऊपर आप सिगरेट अलग से ही पी रहे हो, ठीक है। तो सिगरेट आपका स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, साइज़ सब ख़राब करेगी। प्लस आपका रिस्क होगा लंग कैंसर का, ओरल कैंसर का। तो आई डोंट सपोर्ट सिगरेट एट ऑल, ना मॉडरेशन में भी नहीं। आजकल लोगों का स्टाइल है 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, पतली सिगरेट, मेंथोल वाली सिगरेट, सब बकवास की बातें हैं। सिगरेट किसी भी मात्रा में, किसी भी तरीके से आपके स्पर्म काउंट के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए ख़राब है। सर ओरल सेक्स के लिए भी कहा जाता है कि ये भी कुछ ED कॉज करता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ओरल सेक्स भी बैड होता है, करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ओरल सेक्स इज़ ओके, मतलब वॉट एवर मेक्स यू एंड योर पार्टनर कंफर्टेबल, दैट इज़ ओके। पर ओरल सेक्स में बट दो, STD उससे जल्दी कुछ ट्रांसफर होता है, ऐसा देखो कुछ है? STD तो सेक्स से ट्रांसफर होता है, वो ओरल हो, एनल हो, वजाइनल हो, ठीक है। हमारा एक जैसे ना कहते हैं कि चूहा देखोगे तो आप डरोगे, और गिलहरी देखोगे तो गिलहरी देख के लगता है नहीं इससे खेलेंगे। पर चूहा गिलहरी दोनों दोनों ही रोडेंट्स है, और दोनों से रेबीज़ होता है, दोनों में सेम इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। पर क्योंकि हमारा परसेप्शन है बचपन से कि गिलहरी श्री राम ने टच करी थी और चूहा जो है वो, तो इसलिए हम लोग को सेम है। तो उसी तरह आप ओरल कर रहे हो या वजाइनल कर रहे हो, आपका STD का रिस्क सेम है, आपका इन्फेक्शन का रिस्क सेम है, दोनों पार्टनर्स को, वाइफ को भी और मेल को भी। चाहे HPV हो, चाहे आपकी हर्पीज़ हो, चाहे आपका एड्स हो, चाहे आपका हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो। तो आप कई लोग आप देखोगे आजकल जाते हैं मार्केट में, तो मेरे पेशेंट भी आके बोलते हैं ना कि सर मैंने ना, उससे पूछते हैं आप सेक्स किया? हाँ सर किया। कॉन्डम यूज़ किया था? हाँ किया था। ओरल के टाइम? नहीं सर उसमें नहीं किया। मुझे लगता है कि ओरल में कॉन्डम ना यूज़ करना नॉर्मल है, ठीक है। वजाना में यूज़ कर लिया, पर जिस लड़की को इन्फेक्शन है वो वजाना में भी होगा, ओरल भी होगा। तो आपको ओरल सेक्स करोगे बिना कॉन्डम के तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड प्रॉब्लम आज के दिन है HPV की। HPV एक वायरस होता है जो कैंसर कर सकता है। तो अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हो तो जो लेडी है जिसके मुंह में ओरल सेक्स कर रहे हो उसको थ्रोट कैंसर होने का रिस्क है, अगर आपको HPV है तो। और आप अगर उस लेडी में HPV वायरस ऑलरेडी है तो आपको पेनाइल कैंसर होने का रिस्क है। तो इसलिए HPV वायरस आता कैसे सर? सेक्स से, ट्रांसमिट सेक्स से होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सेक्स कर रहे हो, अगर आपकी पार्टनर और आप कमिटेड हो, मोनोगैमस हो, इधर उधर मुंह नहीं इधर मार उधर रहे। मुंह नहीं मार रहे, तो फिर आप जो मर्जी करो। पर अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि कमिटमेंट है या नहीं है, अगर आप पेड के लिए जा रहे हो, स्पा सैलून जा रहे हो आप, क्योंकि आज में सेक्स तो हर जगह हो रहा है, और आप ओयो जा रहे हो और आपको नहीं पता कि वो जो लड़की ओयो का नाम खराब कर रहे हो। ना, चलो ओयो ओयो ने सर बंद कर दिया कपल जैसे। लेकिन सिर्फ मेरठ में हुआ है वो। दिल्ली के ओयो जा रहे हो? तो अगर आप कर रहे हो और आपको श्योरिटी नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है। अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ STD भी नहीं होगा, हर्पीज़ भी नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा। और ओरल के लिए भी एक कॉन्डम आते हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आते हैं, तो ओरल के लिए स्पेशली मेंट फॉर ओरल सेक्स हाँ होंगे। स्पेशली मैंने, क्योंकि फ्लेवर कहाँ फील होगा फिर फीमेल को, फ्लेवर तो ओरल के लिए है ना, चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा नीचे फील होगा उसको, तो वो ओरल के लिए। सर बीच में क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपसे पूछा था कि सेफेस्ट जैसे टाइमिंग बढ़ाने के लिए या फिर हार्डनेस के लिए क्या चीज़ ले सकते हैं लोग कि लेनी है Supplements जिनको? में? हाँ सप्लीमेंट। आई टेल यू 4 सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हो। पहला विटामिन डी। विटामिन डी हमारा सबका लो है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। एक तो बिकॉज वी आर इन आर्टिफिशियल लाइट ऑल द टाइम, हम लोग सनलाइट में जाते नहीं है। सेकेंड है वी आर वेयरिंग फुल कवर्ड क्लोथ्स, हम लोगों को पहले की तरह नहीं है कि धोती पहन रहे हैं, सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा डाइटरी फैट इनटेक बहुत पुअर हो गया, हमारा डाइटरी फैट अच्छा नहीं मिल रहा है। आइडली देसी घी इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फैट, पर देसी घी एक्चुअली देसी है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल जेन्युइन देसी घी बहुत महंगा है, ठीक है। आप देखोगे नेट पे देखोगे बहुत महंगे महंगे देसी घी आते हैं, वो सही भी है क्योंकि बहुत सारे दूध से थोड़ा बहुत घी बनता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन डी आपको पूरा करना चाहिए अपना, चाहे सप्लीमेंट से करो चाहे आप इंजेक्टेबल फॉर्म में करो, ठीक है। एक विटामिन डी लो। सेकेंड होता है एल-आर्जिनिन। तो एल-आर्जिनिन इज बेसिकली नाइट्रस। तो NO इज़ द बेसिक सब्सटेंस जो इरेक्शन करता है। जैसे हमारे शरीर में नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द गैस जो पेनिस में इरेक्शन कराती है। तो नाइट्रस बनाने के लिए बॉडी को एल-आर्जिनिन चाहिए होता है। तो एल-आर्जिनिन या L-सिट्रुलिन आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो। अगर सिट्रुलिन नहीं लेना सप्लीमेंट फॉर्म में तो वाटरमेलन में होता है, पर आपको ऑलमोस्ट एक वाटरमेलन रोज़ खाना पड़ेगा। इतना वाटरमेलन मिलेगा कहाँ से, और हर सीज़न में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा काम आपको लेना चाहिए एल-आर्जिनिन, ठीक है। तीसरा आपका जो ये डाइटरी फैट है, तो टेस्टोस्टेरोन फैट से बनता है कोलेस्ट्रॉल से, तो आपको अच्छा क्वांटिटी में डाइटरी फैट
चाहे वो आपका देसी घी हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो आपका पीनट ऑयल हो, या चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हो, ठीक है। अच्छी क्वांटिटी में डाइटरी फैट आपको लेना चाहिए, उससे भी आपका। और एक पिनाइल मसाज, ठीक है। पिनाइल मसाज इज़ बेसिकली लिंग की मालिश। अगेन पीपल से आयुर्वेदिक है, मेरे को लगता है कि जो चीज़ काम करती है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मसाज अगर आप पेनिस की अपनी रेगुलरली करते हो किसी भी ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, क्लोव ऑयल से, या अपना मस्टर्ड ऑयल से, दैट ऑल्सो कीप्स द पेनिस वेरी हेल्दी। उससे भी आपकी सेंसिटिविटी ठीक रहेगी, हार्डनेस ठीक रहेगी, और अच्छा आपका जो है सेक्सुअल लाइफ रहेगी। सर जैसे हम कुछ गेस्ट आए थे हमारे इंडिया के बाहर से, तो वो बता रहे थे कि अगर आपको मतलब वीकली बाहर इंडिया के बाहर रूटीन चेकअप होते हैं, और अगर आपको एसटीडी निकलता है तो आपका जो डॉक्टर फिजिशियन है वो उन सब के कॉन्टैक्ट्स लेगा आपसे जिनके साथ आपने इंटरकोर्स करा, और सबको बताएगा कि आप भी अपना चेकअप कराओ, इस बंदे को एसटीडी निकला है, कोई भी ऐसा कुछ करके उनकी प्रैक्टिस होती है रेगुलर जनरल फिजिशियन। पर इंडिया में एसटीडीज़ को लेके अवेयरनेस ही बहुत कम है, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई है या मतलब वो चीज़। तो एसटीडीज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस दो हमें एसटीडीज़ के बारे में, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिससे इंसान को ये लगे कि हाँ यार थिंग्स आर नॉट राइट। तो पहली बात तो है कि जो आपने बताया अभी ना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये इंडिया में भी होती है। अच्छा, होती तो है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब कि अगर ये तरीका होता है, ये हमारे को भी मतलब गवर्नमेंट का रूल है, अगर हमारे क्लिनिक पे या हमारे सेंटर पे कोई पेशेंट मिलता है हमें जिसको एसटीडी है, तो इट इज़ आवर रूल कि हम इसको इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को कि भाई ये पेशेंट फलाना फलाना आया है और उसको ये एसटीडी है। उस एसटीडीज़ में कुछ एसटीडीज़ है जो कंपलसरी है, जैसे HIV। अगर HIV पेशेंट आता है तो HIV का हमें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट का काम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। पर एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आज अगर आप मेरे मरीज़ हो और आपको कोई बीमारी है, तो मेरी ड्यूटी है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना। आई कैन नॉट टेल एनीबडी कि इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो इलीगल है, इधर भी, US में भी, UK में भी, वर्ल्ड में भी। तो आपको एनोनिमस ढूंढना पड़ता है, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सक्सेसफुल नहीं है बहुत, क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते कि भाई ये फलाने आदमी को प्रॉब्लम थी, और आप इवन इफ HIV है तब भी नहीं कुछ बताओगे? भी नहीं, यू कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट टेल। आज एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ माई पेशेंट, ठीक है। आज नहीं तो आप आओगे नहीं मेरे पास, ठीक है, एम्बेरसमेंट इतनी हो जाएगी। तो आज अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो ये गारंटी है, रिटर्न है, कि आपकी बात हमारे रूम में रहेगी, मेरी फाइलों में रहेगी। मेरी फाइलें कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे वो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, दिखा के चले गए, फिर उनका पर्चा लेके उनकी वाइफ आती है कि जी मेरा पति आया था, ये आपने दवाई लिखी है, क्या प्रॉब्लम है इनको। तो आइडियली मेरा उनकी वाइफ से डिस्कस करने का राइट नहीं है, ठीक है। अगर हस्बैंड साथ में आ रहा है और वाइफ को साथ में लेके आ रहा है, देन ओनली आई कैन डिस्कस। तो मैं यही बोलता हूँ, उनकी वाइफ आ जाए, चाहे वाइफ के पेरेंट्स आ जाए, चाहे कोई आ जाए, या फलाना फ्रेंड आ जाए, इवन पुलिस भी आ जाए, ठीक है। तो जब तक पुलिस समन लेके नहीं आएगी मेरे पास कि ये पेशेंट जेल में है या कोर्ट का ऑर्डर है, आपको डिटेल देनी है, तब तक हम डिटेल नहीं दे सकते, ठीक है। तो कभी भी सेक्सुअल डिजीज़ में आप ये कंफर्टेबल रहो कि आपकी बात बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट किसी को भी हम नाम लिख के नहीं भेजते कि ये फलाने को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो लोग आना बंद हो जाएंगे। अगर लोगों को लगा कि मेरे को कुछ निकल गया और मेरे घर में फ़ोन आ जाएगा कि भाई आपके बेटे को तो ये है, तो कोई भी इलाज नहीं कराएगा। तो डॉक्टर आपकी बात को बाहर नहीं करेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सेकेंड है एसटीडी, एक बहुत कॉमन चीज़ है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़, मतलब कि सेक्स करने से होने वाली कोई डिजीज़। अब वो सेक्स से फैल रही है तो वो एसटीडी है। एसटीडी में 3 तरह के एसटीडी होते हैं। एक होते हैं डेडली मतलब जिससे आप मर सकते हो, HIV, हेपेटाइटिस B, लिवर डिजीज़, लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस C जो पैमला एंडरसन को था। पैमला एंडरसन गॉट इट फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड, बट दे गॉट इट बाय शेयरिंग नीडल्स, वो ड्रग्स शेयर करते थे, बट इट कैन हैपन ड्यू टू सेक्स ऑल्सो। HPV जो कैंसर करता है, अगेन ये वायरल इलनेस है, तो ये डेडली है, ठीक है। ये पकड़ लिया आपने तो फिर ये इलाज ही नहीं है, ठीक है। ये लंबे टाइम चलती है, इनका कोई इनके सिम्टम्स क्या है सर? ये कोई सिम्टम नहीं है सर ऐसा भी हमने सुना है कि अगर किसी को HIV है, किसी के अंदर वो वायरस आ गया, तो वो 7 ईयर्स बाद एक्टिव होगा, उसके बाद उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया तब वो ट्रांसमिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। सब HIV डे 1 से ट्रांसमिटेबल है। अगर आ गया तो फिर अगर किसी को HIV है और आपने उनसे सेक्स किया और उनके योनि में कट था या उनके मुंह में कट था या आपके पेनिस में कट था या आपने एनल सेक्स किया और उसमें कट था और ट्रांसमिशन हो गया, तो HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव 1 महीने बाद आती है।
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने आज सेक्स किया और आपको डायरेक्ट में HIV हो गया तो कोई टेस्ट नहीं है, बता दो जो आज बता दे, एक एक महीने महीने बाद जाके वो ब्लड में आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी को शक है कि मैंने गलत किया है, जैसे कॉन्डम फट गया और वो डर रहा है, तो उसके पास कोई तरीका नहीं कंफर्म करने का, या तो वो उस आदमी का टेस्ट कराए कि भाई जिससे किया उसको ले जाए कि भाई तू टेस्ट करा अपना, वो कोई मानता नहीं है, कोई एग्री नहीं करेगा, वाई विल समबडी एग्री, ठीक है। अगर वो नहीं एग्री करा तो उसको ओनली ऑप्शन है कि वो PEP ले। PEP मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाइयाँ आती है, जो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर ले तो HIV ना होने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, फुल प्रूफ नहीं है बट 90% सक्सेस रेट है कि आपको HIV नहीं होगा। वैसे डिटेक्ट 1 महीने बाद ही होती है। 1 महीने बाद ही होता है, ठीक है। सिम्टम्स सिम्टम कुछ भी नहीं है, सिम्टम्स आएंगे आपको ऑलमोस्ट 6 महीने बाद या साल बाद, जब वायरस पूरा चरम सीमा पे होगा। तब क्या होगा, HIV क्या करता है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी खत्म कर देता है, तो यू स्टार्ट गेटिंग इन्फेक्शंस, आपको खांसी जुकाम नज़ले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी, पेट में दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, वजन कम करना शुरू हो जाएगा। आज के दिन HIV की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो उसको कंट्रोल कर देती है, जिससे आदमी ठीक रहता है, सब कुछ ओके रहता है, पर ख़त्म नहीं करती। वो वायरस बॉडी पे रहेगा, जब दवाई बंद करोगे तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। वो ट्रांसमिटेबल भी होगा। और ट्रांसमिटेबल तब होगा जब दवाई नहीं खा रहे। अगर आप दवाई खा रहे हो तो ट्रांसमिटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये डेडली वाले हो गए। फिर एक होते हैं नॉन डेडली, लाइट, जैसे जू, क्रैब्स बोलते हैं, जैसे नीचे के बाल है उसकी भी जू होती है, जैसे सर की जू है नीचे की भी जू होती है। तो आपने सेक्स किया, वो जू आपके बालों में चले गए तो आपको खुजली शुरू हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एज क्रैब्स। तो उसका सिम्टम खुजली होता है। तो पेशेंट आते हैं, सर बहुत खुजली हो रही है, ठीक है, खुजला के कई बार इतनी खुजली होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्रैब्स। वो क्या होता है वही, बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, ना पार्टनर की हाइजीन अच्छी थी ना इनकी हाइजीन अच्छी थी, तो वो स्प्रेड हो गया, उसको सिंपल है, ठीक हो जाता है। फिर एक होता है गनोरिया। गनोरिया मतलब कि जो पेशाब की पाइप है उसका इन्फेक्शन। तो उसका सिम्टम होता है पेशाब में जलन होना, पेशाब में सफ़ेद पानी गिरना, पेशाब में से बदबू आना, तो वो भी गनोरिया बहुत कॉमन है। हर्पीस भी इनमें से है। हर्पीस भी ऐसे ही है, हर्पीस डेडली नहीं है पर हर्पीस लॉन्ग टर्म है, मतलब हर्पीस ठीक नहीं होता। ट्रांसफर भी हो सकता है। ट्रांसफर तब होता है जब एक्टिव हो, जब एक्टिव पिंपल फोड़े हो तभी होगा, अगर सप्रेस्ड है तो ट्रांसमिट नहीं होता। तो इस तरीके क्लमाइडिया है, क्लमाइडिया भी डेडली नहीं है, इजी ट्रीटमेंट है, पर जब एक्टिवली सिम्टम होगा तो जलन, पेशाब में खून आना, वाइट डिस्चार्ज आना, इस सिम्टम्स हो सकते हैं। तो STD में प्रॉब्लम क्या है, कई बार एक ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में एक ही STD हो सकता है कि डेडली वाला STD भी हो जाए और नॉन डेडली भी हो जाए। तो आपको सिम्टम तो गनोरिया के हुए पर एड्स भी है अंदर, तो इसलिए जब भी STD होता है टेस्टिंग पूरी कराते हैं, सारे टेस्ट कराएंगे, दूसरे जो डेडली वाले भी नॉन डेडली वाले भी। तो जो पकड़ा गया उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सर जैसे वैसे कहते हैं कि अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए हर 6 महीने साल में, तो क्या STDs के भी कराते रहने चाहिए अपनी हाइजीन मेंटेन करने के डिपेंड लिए? करता है आप कर क्या रहे हो। अगर आप एक्टिव हो, अगर आपको मल्टीपल पार्टनर्स है, अगर आपको लगता है कि आपने कॉन्डम यूज़ नहीं किया है या आपको कोई सिम्टम हुए पीछे, तो टेस्ट कराने चाहिए। पर अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा, फिर क्या मिलेगा। तो यहाँ फिर तो वो ये सोचेगा हो ही जाए कुछ। पहले कर तो लूँ पहले। तो मैं कहता हूँ अगर आते हैं ना पेशेंट STD वाले, तो लड़का आता है, सर मैंने फर्स्ट टाइम किया, अब जलन हो रही है। मैं पहले तो खुश हो किया ना तूने, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इसका इलाज करा ले, पर एटलीस्ट यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी। बट अगेन माई एडवाइस टू यंग मैन इज, और यंग वुमेन इवन लिसनिंग इज, कि हैव सेक्स, इट्स ओके, मतलब इट इज़ नेचुरल फिनोमिना, बट अपनी सेफ्टी रखो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है उस पर। आप किसी से सेक्स कर रहे हो और सामने वाला बीमार है और आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया तो आप बीमार हो जाओगे। तो बीमारी घर मत लेके आओ, इट इज़ अ एन्जॉयबल एक्सपीरियंस, उसको क्लीन रखो और अपनी प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली यूज़ करो। सर क्लीनिंग की बात करी जाए तो क्या सोप और ये सब यूज़ करना ठीक है हमारे ऑर्गन के लिए? यस, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो ये इंटीमेट सोप्स का आजकल स्कैम चल रहा है, ये स्कैम है, ठीक है। कोई अलग से सोप की ज़रूरत नहीं है। आप जिस साबुन से नॉर्मली नहाते हो उसी साबुन से आप पूरी बॉडी क्लीन कर सकते हो। कोई स्पेशल साबुन की ज़रूरत नहीं है अपने प्राइवेट पार्ट के लिए। खाली जो ग्लांस है, जब आप स्किन खोलते हो तो उसमें साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नॉर्मल पानी से धो सकते हो। तो अगर आप स्किन पीछे करके नॉर्मल पानी से धो के साफ़ कर लो उसको, दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। उसके लिए स्पेशल सोप वोप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं कि आप टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो दांतों के लिए यूज़ करते हैं, कोई मुंह के अंदर कुल्ले के लिए टूथब्रश नहीं यूज़ करता। तो आपका अंदर का एरिया म्यूकस है, उसको बस डेली स्किन पीछे करके वार्म वाटर जो भी नहा रहे हो उस पानी से साफ़ कर लो, दैट इज वो ही ना फिर। हाँ, साबुन की ज़रूरत नहीं है। साबुन में क्या होता है, साबुन से ना और इरिटेशन होती है,
और केमिकल लगता है। तो साबुन नहीं लगाना, सिर्फ प्लेन पानी काफ़ी है। सर एक चीज़ जो हम बीच में बात भी कर रहे थे कि पॉर्न में देख लेते हैं, चीज़ों में देख लेते हैं कि ऐसी पोजीशंस देख लेते हैं जिसमें बिल्कुल ही वाइल्ड हो रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि गर्ल इज़ ऑन टॉप एंड उस टाइम आपका इरेक्शन के टाइम भी कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाए या injury होती है। इंजरीज हो जाती है, तो वो मतलब क्या वो ट्रीटेबल है या ट्रीटेबल है, इमरजेंसीज है। तो पेनाइल फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। जैसे हड्डी टूटती है ना, वैसे लिंग भी टूट सकता है। तो अगर लिंग पूरा हार्ड है तो और सबसे कॉमन पोजीशन पेनाइल फ्रैक्चर की वुमन ऑन टॉप ही है। अच्छा, तो वो वुमन ऑन टॉप है और आप बहुत अग्रेसिव हो गए और बहुत एंजॉय कर रहे हो और वो भी पागल हो रही है, आप पागल हो रहे हो, तो चांस है कि गलत जगह गिर जाए। ठीक है, तो आप अगर गिर गए और पेनिस खड़े पेनिस पे आप गिर गए तो ऑब्वियसली लोड है। पेनिस काफ़ी लोड ले सकता है, पर कई बार वो स्नैप कर देता है। तो स्नैप कर देगा तो क्या होगा, इमीडिएटली पेन होगा और सारा ब्लड जो है बाहर आ जाएगा, तो फूल जाएगा पेनिस पूरा। उसको बोलते हैं बैंगन, कॉलीफ्लावर, मैं इंग्लिश टर्म भूल गया उसका, ब्रिंजल अपीयरेंस। तो पेनिस लुक्स लाइक अ ब्रिंजल, वो पूरा बैंगन बन जाता है, ऐसे पूरा ब्लू हो जाता है ब्लड से। तो वो इमरजेंसी है, तो उसमें फिर आना पड़ता है हॉस्पिटल में आके फिर हम क्या करते हैं, वो सारा ब्लड निकालते हैं और जो एरिया टूटा है उसको रिपेयर करते हैं और फिर उसमें कास्ट डलता है, जैसे फ्रैक्चर का कास्ट होता है, और 15 डेज में ठीक हो जाता है वो। तो फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है एकदम उसके बाद? टेक्स अराउंड 6 वीक्स। बट पेनाइल फ्रैक्चर को कुछ तो थोड़ा बहुत तो ईडी डेवलप होता है, जितना पहले उतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा तो क्योंकि टूटा है कुछ। जैसे हाथ भी टूटता है तो जुड़ जाता है, बट थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ा सा पेन रहता है। उसी तरह कहाँ टूटा है, कितना टूटा है, पर पेनाइल फ्रैक्चर कॉमन है। मतलब मैं महीने में 4-5 मरीज देखता हूँ और बाकी पूरे दिल्ली में ऑलमोस्ट 20-25-30 मरीज कॉमन है। और ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ वायग्रा, क्योंकि वायग्रा आगे बहुत हार्ड इरेक्शन आता है और कई घंटे करते रहता है, उसमें ज़्यादा चोट लगती है। सर इस बारे में और बताओ, जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फिर कोई किसी के ट्रेनर ने बोला कि यार तुम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सो दैट यू कैन एक्सरसाइज वेल, तुम बूस्टर्स ले लो, तो वो भी सही रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट या एनाबॉलिक्स बोलते हैं इनको, आपको एनाबॉलिक्स नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी है, डू इट। देखो एनाबॉलिक्स ख़राब नहीं है, एनाबॉलिक्स, पर एनाबॉलिक्स हैव टू बी यूज्ड अंडर सुपरविजन फर्स्ट। सेकेंड इज एनाबॉलिक्स का एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हो, अगर आप प्रो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ करियर डिपेंड करता है उस पर, तो आप करोगे और अंडर सुपरविजन करोगे। क्योंकि एनाबॉलिक्स में आप क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक 60 किलो का लड़का है जिसको प्रोफेशनल नहीं खेलना है, इसे सिर्फ फिजिक बनानी है, तो एनाबॉलिक्स के अलावा और भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन आप करो तो बेटर रहता है। होता क्या है, जितने भी कोचेज हैं इनके पास एक फिक्स स्टैक है, मतलब उन्होंने 3 का स्टैक बना रखा है कि आपने एनाबॉल लेना है, आपने स्टेनाजोल लेना है, आपने डायनाबॉल लेना है, बना के दे दिया। उसको उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है, उसकी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, हाउ सेंसिटिव इज ही टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जेनेटिक भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आज एक लड़का है जो बहुत सेंसिटिव है टेस्टोस्टेरोन से, हो सकता है कि उसको सिर्फ 25 mg या 100 mg से भी बॉडी बहुत अच्छी ग्रो कर जाए, एज़ कम्पेयर टू एक लड़का जिसको टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिविटी है ही नहीं। ठीक है, उसको भी सेम डोज मिल रही है, इसको भी सेम डोज मिल रही है। ये उसके लिए बेसिकली एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, बॉडी नहीं बनाएगा। भाई आज आप मास गेन कर रहे हो तो एक लिमिट तक गेन कर सकते हो, यू कैन पुट ऑन 1 kg पर वीक और 1.5 kg ऑफ लीन मास पर वीक। पर टेस्टोस्टेरोन आप ले रहे हो डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी, क्या करेगा, सप्रेस कर देगा आपके नेचुरल प्रोडक्शन को। फिर इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कोई नेचुरल तरीका भी है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का? नेचुरल तरीका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का है, पर उससे आप बॉडी नहीं बना सकते। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन से आप कभी भी मसल मास नहीं गेन कर सकते। बट उससे हमारा स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी तो बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, तो वही कह रहा हूँ। तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरल, मतलब 2 चीज़ें हैं। गोल क्या है, गोल है फिजिक, गोल है हेल्थ, गोल है फिटनेस, गोल है अच्छा स्पर्म काउंट, गोल है एक सुंदर बॉडी। तो नेचुरल वेज भी है, जैसे हम कहते हैं, देसी बोलते हैं वर्ड, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। तो अच्छी डाइट विद गुड फैट्स, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कार्डियो से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है मसल एक्सरसाइज से। अच्छा, तो आपके जो अब मसल एक्सरसाइज में क्या आज के दिन ट्रेंड है, बाइसेप्स बनाने का। बाइसेप इज द वर्स्ट मसल, सबसे छोटा मसल है वो बॉडी का। मसल मतलब डेल्ट, मसल मतलब आपका लैट, चेस्ट, मसल मतलब आपके कोर, मसल मतलब आपका ग्लूट्स। सर ये भी मिथ है क्या? हमने सुना है, आप बताओ, कि अगर जो लेग्स ज़्यादा एक्सरसाइज मारते हैं तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, मिथ नहीं है ये, ट्रूथ है ये। ट्रूथ है। हाँ, बेसिकली मसल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। जब मसल फटीग होता है तो ये रिसेप्टर्स कॉज द बॉडी टू मेक मोर टेस्टोस्टेरोन। तो जितना भारी मसल होगा आपका, जैसे ग्लूट्स है, लेग्स है, तो लेग्स सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करते हैं। तो जो आदमी अच्छा स्क्वाट करेगा, जो आदमी अच्छा लेवल ऑफ डेड लिफ्ट करेगा, हिज टेस्ट विल बी हायर देन समबडी जो सिर्फ बाइसेप्स कर रहा है जिम में।
बहुत लोग देखो, लड़के देखो जिम में जो बाइसेप्स ही करते हैं बस, क्योंकि उनको सिर्फ वो टी शर्ट पहननी है, वो टाइट वाले, हाँ। मछली दिखानी, यहाँ की मछली देख, मछली ये देख। उनको बस, हाँ उनको बाइसेप और ट्राइसेप दिखाना। आज 17 का होगा, कल 18 तो का सोम होगा। तो आप देखो जितनी मिस्टर ओलंपिया वगैरह बड़े कॉम्पिटिशन है, उनका बहुत सारे मार्क्स लेग्स के होते हैं, लेग्स की शेप के, बटक्स की शेप के। और इतने इंडियन बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर स्टेनाजोल्ड और डायनाबॉल से एक बॉडी कट कर Structure रखी बना है, होता है। ठीक है। तो फर्स्ट साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज और स्टेरॉइड अब्यूज इज दैट व्हेन यू सी की लेग्स वीक है। और सर लो स्पर्म काउंट कैसे, ये कैसे हो जाता है? तो लो स्पर्म काउंट के भी मल्टीपल इश्यूज है, तो वो भी एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, पर ट्रीटेबल है, ठीक है। पर हर आदमी को 25 साल की एज में अपना एक सीमेंट एनालिसिस कराना चाहिए। 3 दिन का परहेज करके, मतलब 3 दिन बिना मास्टरबेशन किए आप लैब में जाओ और अपना मॉर्निंग में सैंपल दो। वही लैब में रूम होता है, वो मैगजीन भी होती है, देखो सैंपल दो और सैंपल का रिपोर्ट आ जाएगा, विक्की डोनर की तरह। हाँ बस। और वो रिपोर्ट देखो, अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उसमें अप एंड डाउन है तो फिर उसकी टेस्टिंग कराते हैं, आपके हार्मोन लेवल्स है, आपके बॉडी में कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई सिस्ट विस्ट तो नहीं है, और फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करता है। सर वैसे जैसे कोई अगर रेगुलर फिटनेस कर रहा है, वो जिम जा रहा है रेगुलर फिटनेस के लिए, कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, जैसे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, या फिर क्रिएटिन हो गया, ये तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स हैं, ये तो सही है, ये तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता? देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन के अपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हेल्दी प्रोटीन लेना इज़ ओके, बट मुझे लगता है कि जो नेचुरल डाइट से प्रोटीन मिल जाए, ठीक है, वो पूरा करने के बाद आज एक 65-75 kg का लड़का है जिसको 1 ग्राम पर kg चाहिए या 1.25 ग्राम किलो प्रोटीन चाहिए नॉर्मल फिटनेस के लिए, तो वो डाइट से मिल सकता है। प्रोटीन पाउडर लेना इज़ ओके, बट एक तो क्वालिटी अच्छी हो, मिलावटी ना हो, मास गेनर्स ना हो उसके अंदर, ठीक है। कई प्रोटीन के अंदर स्टेरॉइड्स लेस होते हैं, वो ना हो क्विक रिजल्ट्स के लिए। कंप्लीटली अगर हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, हाँ तो ले सकते हैं, आइसोलेट कोई हार्म नहीं है, इसको, कोई हार्म नहीं है, कुछ लोग फैट कटर्स लेते हैं वेट लूज करने के लिए। अब फैट कटर्स के अंदर एक कहानी है, फैट कटर्स में भी ना मल्टीपल चीज़ें होती है। तो ज़्यादा आप देखोगे जितने भी डब्बे आते हैं, ब्लैक माम्बा, ब्लैक ये सब, इनके अंदर क्या लिखा नहीं होता क्या है। तो फैट कटर्स में क्या होता है, फैट कटर्स में एक तो एफेड्रिन होती है। एफेड्रा क्या करता है, एफेड्रा हार्ट रेट बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है आपका फैट लूज करने के लिए। कैफीन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। अगर स्टेरॉइड लेसिंग है तो क्या होगा, वेट लॉस मिलेगा आपको, ठीक है, पर वो प्रॉब्लम करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर आपको नेचुरल फैट कटर चाहिए तो कैफीन काफ़ी है, ठीक है। कैफीन और एक्सरसाइज सफिशिएंट, आपको लेना क्यों है। मेनी ऑफ द हार्ट अटैक्स दैट यू गेट इन द जिम्स आर बिकॉज ऑफ दिस फैट बर्नर्स। ये क्या करते हैं, दीज पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर सम मूवी या दे प्रिपेयरिंग फॉर सम इवेंट एंड दे वांट रैपिड वेट लॉस। तो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं हाई, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, फैट बर्नर लेते हैं, इसमें एफेड्रा होता है, प्लस लैसिक्स लेते हैं वाटर लूज करने के लिए। तो ये टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है 120-130, प्लस आप जिम कर रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, तो यू कैन गेट अ कार्डियक अरेस्ट। तो आपको फैट बर्नर्स नहीं लेने चाहिए आइडली ना, दे आर नॉट वेरी गुड वेज और टू सर लूज वेट। मल्टीविटामिन, फिश ऑयल ये सब होते हैं, सब वर्क करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में? यस, तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली ऐड करते हैं, पर अगर आप में डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी डाइट से नहीं पूरा हो पा रहा है तो एक मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल तो एक नेचुरल मॉर्निंग में लेना चाहिए खाली पेट, तो उससे जनरली भी स्किन, हेयर, ओवरऑल न्यूट्रिशन ठीक रहता है। सर ऐसा कहा जाता है कि 40 दिन का खाने के बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ स्पर्म बनती हैं, तो ये एक्चुअली ट्रू है कि हमारी या फिर हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है स्पर्म बनाना? नहीं, एक्चुअली ट्रू है ये। तो बेसिकली 90 डेज लगता है स्पर्म बनने में। तो आज अगर टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हुआ तो वो स्पर्म टेस्टिस में बनने से सीमन में आने तक की जर्नी 90 दिन की होती है। तो इट टेक्स 90 डेज फॉर अ न्यू स्पर्म टू कम। तो किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम जिसका स्पर्म काउंट लो है, तो हम कहते हैं 90 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्पर्म टू फॉर्म एंड देन कम टू द सीमन। पर जो आयुर्वेदिक में बोलते हैं या कि इतने किलो खून के बाद इतना, वो इतना मुझे लगता नहीं सच है। पर डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्पर्म, तो आपका स्पर्म काउंट ड्रॉप होगा। अगर आप किसी आदमी का स्पर्म काउंट डेली कराओ और उसको बोलो डेली मास्टरबेट कर, तो हर रिपोर्ट में आपको कम मिलता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो स्पर्म में टाइम लगता है बनने में, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि हर रोज़ बन रहे, करोड़ों बन रहे हैं हर रोज़, पर वो 90 दिन में जाके मतलब एवरी 90 डेज रिप्लेनिश होंगे, ठीक है। और मिलियंस आप डिस्चार्ज कर रहे हो हर बार, तो कुछ तो उसमें फ़र्क आना आएगा। तो जो पुराना है वो अपने आप हाँ, बड़ी निकल जाता है, फिर वो न्यू पुराना निकल जाता है और नया आ जाता है।
सर जो जैसे कोई बहुत दिनों तक मास्टरबेट ना करे और वो सेक्स भी नहीं कर रहा है बहुत दिनों तक, तो कई बार लड़कों में नाइट फॉल और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या इसको अवॉइड करने के लिए हफ्ते में एक बार मास्टरबेट कर लेना चाहिए? क्योंकि एक डॉक्टर ही हमारे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि डेड सेल्स को भी रिमूव करना एक प्रोसेस होता है, तो वो 3 दिन तक स्पर्म्स जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, तो उन्हें भी बॉडी में आप कंटेन नहीं पेशाब करना करते हो जब चाहिए। पेशाब आता है, हाँ। अब पॉटी करते हो पॉटी आती है, सिमिलरली सीमन अपने आप बॉडी क्लियर कर देती है नाइटफॉल के माध्यम से। तो सीमन में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं, वाटर, स्पर्म और कंटेंट। वाटर रिब्जॉर्ब हो जाता है, स्पर्म बिकम फैगोसाइटाइज, बॉडी खा लेती है वापस, और उसी स्पर्म का मटेरियल को रीयूज़ कर लेती है, प्रोटीन को, जो भी उसमें मटेरियल है, और जो उसमें जो लेसिथिन है या जो म्यूकस है वो सब डिस्चार्ज होता है नाइटफॉल के माध्यम से। नाइटफॉल इज़ लाइक एक्सक्रीशन, नाइटफॉल इज़ लाइक फीकल मैटर। जो तो यंग हेल्दी आदमी है, ब्रह्मचार्य कर रहा है और मास्टरबेशन नहीं कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली बॉडी 10 दिन में 11 दिन में उसको क्लियर कर देगी। ये नेचुरल है, ये हेल्दी है, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा कि मास्टरबेशन करके आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, बॉडी अपने मैकेनिज्म को अपने हिसाब से क्लियर कर देगी। ठीक है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मास्टरबेशन का कि आपको नहीं, अगर कोई मास्टरबेशन नहीं करता है उसको नाइटफॉल हो जाएगा। ठीक है, और वो फिर भी हेल्दी रहेगा। तो जस्ट कि हमें कलेक्टेड स्पर्म को बाहर निकालना ही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं है। ऑल राइट सर, मैं चाहता हूँ आप ना कुछ फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रेशर है या कुछ भी परफॉर्मेंस प्रेशर है, उनके लिए कुछ टिप्स दें आप। तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। विराट कोहली भी कई बार फर्स्ट टाइम आउट हो जाता है अगर बहुत प्रेशर हो कि मैच जीतना ही जीतना है, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो पहली बात तो ये है कि सेक्स एक नॉर्मल है। ठीक है, आप सेक्स करने जा रहे हो, सेक्स तब करो जब आप कंफर्टेबल हो, किसी के फोर्स मत करो, पीयर प्रेशर में मत करो कि मेरे दोस्त ने कर लिया, मेरे सब दोस्तों ने कर लिया इसलिए मुझे करना है, या मेरी गर्लफ्रेंड के दोस्तों ने बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ रहा है, मुझे प्रूव करना है। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, कोई मतलब आज के दिन बहुत प्रेशर है बच्चों पे कि प्रूव करने के लिए कि हम सेक्स कर सकते हैं, हमने कर लिया, हमारी गर्लफ्रेंड है। तो डोंट बी अंडर एनी प्रेशर। अगर आप वेट करना चाहते हो, शादी तक वेट करना चाहते हो तो भी नॉर्मल है, फर्स्ट। सेकेंड इज़ जिससे आप इंटरकोर्स करने वाले हो, ठीक है, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ठीक है, हैव अ फ्रैंक टॉक। ठीक है, कि ठीक है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, मेरा साइज छोटा तो नहीं है, मुझे पूल हार्डनेस तो आएगा नहीं आएगा, क्या मैं पोजीशन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप वहाँ पर परफॉर्मेंस करने नहीं गए हो, आप एक रिलेशन बनाने गए हो, और रिलेशनशिप की तरह करोगे तो एंग्जाइटी कम होगी। ठीक है, तीसरा, पहले 2 या 3 बार इंटरकोर्स ना होना नॉर्मल है। ठीक है, वो ईडी नहीं कहलाता। तो आपका एक बार नहीं हुआ या जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो आपको दवाई नहीं खानी। ठीक है, इट इज़ ओके। और चौथा है कि आप अगर सेक्स करने वाले हो तो कुछ चीज़ें मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बताई थी, कीगल एक्सरसाइज, पेनाइल मसाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प काम योर माइंड डाउन। ठीक है, और एलाजनीन और विटामिन डी, ये 5 चीज़ें स्टार्ट करो, आपका इरेक्शन ही बेटर हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेसफुली हो भी जाएगा। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। जितनी ओपननेस और फ्रैंकनेस से आपने हमारे साथ यहाँ बात करी, आई एम श्योर जो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे उनको तो बहुत ही अच्छा लगता होगा आपसे बात करके, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी अगर आपको कोई बेटर फील करा दे उस टाइम पे जिस टाइम आप परेशान हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अगर हमारी ऑडियंस में से भी कोई देख रहा है जो सर से कंसल्ट करना चाहता है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, सर के क्लिनिक की, सर का टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, और सर का इंस्टाग्राम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो उसके चैनल का गोल बटन भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। ये पॉडकास्ट कॉमेडी, रील्स, बकचोदी सब शेयर करते ही हो आप अपने दोस्तों में, तो काम की चीज़ भी ज़रूर कर दो। एंड किसी तरीके की प्रेशर में रहने की ज़रूरत नहीं है, सेक्स इज़ वेरी नॉर्मल। अपना हेल्दी रहो दिस इज एन आर्ट। और इधर उधर मुंह कम मारो, हाइजीन मेंटेन करो भाई आने वाली जनरेशन के लिए अपने। तो मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो सी यू, मच। टाटा, थैंक यू सर।